आर्यन स्नेहा को ऊपर अपने कैबिन में ले गया था और वो उसके साथ बात कर ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आखिर कौन था वो, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और आज हम सुनेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड नंबर 4 को। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी दरवाजे की दस्तक हुई और आर्यन ने तुरंत कहा, कम इन। आगे से चेतन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक डिजाइनर पेपर बैग था। उसमें वो बैग आर्यन के उसने डेस्क पर रखा और बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गया। आर्यन ने वो बैग उठाया और स्नेहा के पास लाकर रखकर बोला, इसमें एक नई शर्ट है, तुम मेरे रेस्ट रूम में जाकर चेंज कर सकती हो। तुम्हारा ये कोट और तुम्हारी वो हालत मुझे मंजूर नहीं है। उसकी ये बात सुनकर स्नेहा ने बैग की तरफ देखा और फिर आर्यन की तरफ देखकर कहा, सर, ये बहुत महंगी होगी, मेरे पास अभी इतने पैसे। तभी आर्यन ने हल्के से झल्लाहट के साथ कहा, मैंने तुमसे पैसे मांगी क्या? चुपचाप जाकर चेंज करो। स्नेहा ने बैग उठाया, कैबिन के एक कोने में बने बेहद आलीशान 5 स्टार होटल जैसे वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर जब उसने आर्यन का वो भारी कोट अपने कंधों से उतारा तो उसे अजीब सा सूनापन महसूस हुआ। उसने आईने में खुद को देखा। उसके कंधे छिले हुए थे, जहां समीक्षा ने नाखून गड़ा दिए थे। स्नेहा ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, अपनी फटी हुई शर्ट उतारी और नई सफेद रंग की क्रिप्स डिजाइनर शर्ट पहन ली। शर्ट बिल्कुल उसके नाप की थी। जब वो बाहर आई तो आर्यन अपनी डेस्क पर खड़े होकर शहर को देख रहा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी आर्यन ने फोन पर कहा, यस मिस्टर देशमुख, मुझे आज शाम को हर हाल में वो काम पूरा चाहिए। मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यन बहुत ही गुस्से में कह रहा था। स्नेहा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने वो कोट अपने हाथ में बड़े सलीके से फोल्ड करके पकड़ा था। तभी आर्यन ने कॉल काटा और पलटा। उसने स्नेहा को नई व्हाइट शर्ट में देखा। वो उसमें बड़ी प्रोफेशनल और खूबसूरत लग रही थी। उसी समय स्नेहा धीरे से आर्यन के डेस्क के पास आई। वो कोट डेस्क पर रखकर बोली, सर, ये आपका कोट, और इसमें साथ में वो मेरी वजह से आपका एक और कोट जो कल रात मैं उसे आज ड्राई क्लीन करवा कर लाई थी, लेकिन उसी की वजह से आज ये सब तमाशा हुआ। वो कोट मैंने नीचे अपनी डेस्क पर छोड़ दिया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। अभी आगे से आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ये पता है कि तुम चोर नहीं हो स्नेहा। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं कल रात करोड़ों के शेयर्स तुम्हारे नाम पर नहीं करता। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। अगर तुम नीचे अपने फ्लोर पर जाकर अपना काम शुरू कर सकती हो, समीक्षा अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा ने सिर हिलाया, दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसका फोन बज गया। स्नेहा ने अपना असाधारण सा फोन उठाया। स्क्रीन की तरफ देखा, एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। स्नेहा ने तुरंत आर्यन से कहा, एक्सक्यूज मी सर। ये कहते हुए उसने थोड़ा साइड में जाकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से बहुत ही प्रोफेशनल और भारी आवाज आई, हेलो, क्या मेरी बात मिस स्नेहा से हो रही है? यह आवाज आर्यन के वकील मिस्टर देशमुख की थी। इधर से स्नेहा ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी जी, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। तभी उधर से वकील ने तुरंत कहा, मैं मिस्टर आर्यन मल्होत्रा का वकील देशमुख बोल रहा हूँ। आज आपकी और मिस्टर मल्होत्रा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का साल पूरा हो चुका है। जैसा कि आज सुबह तय हुआ था, डाइवोर्स पेपर तैयार हो चुके हैं। मिस्टर मल्होत्रा आज शाम ठीक 6 बजे द ग्रैंड ताज होटल के वीआईपी प्राउंट लाउंज में आपका इंतजार करेंगे। आपको वहां आकर सिर्फ इन पेपर्स पर साइन करने हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर स्नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। डाइवोर्स, आज शाम। इन सब घटनाओं के बीच वो पूरी तरह से भूल गई थी कि आज उसे उस अजनबी से हमेशा के लिए आजाद होना है जिसका नाम उसके साथ कागजों में जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि मिस्टर देशमुख ने फोन पर मिस्टर आर एन मल्होत्रा का नाम लिया था, लेकिन स्नेहा का दिमाग इस वक्त इतनी उथल पुथल में था कि उसने आर एन मल्होत्रा के नाम पर ध्यान ही नहीं दिया। या यूं कहें कि उसके दिमाग में अपने बॉस आर एन सर और अपने उस कागजी पति आर एन मल्होत्रा को दो अलग अलग इंसान ही मान लिया था। स्नेहा ने मैरिज सर्टिफिकेट पर सिर्फ मल्होत्रा पढ़ा था और उसे लगता था कि शहर में बहुत सारे मल्होत्राज हैं। तभी स्नेहा ने हल्के से कांपती हुई आवाज में फोन पर कहा, जी जी मैं ठीक है, 6 बजे वहां पहुंच जाऊंगी, और फोन काट दिया। इसके बाद उसने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन वापस अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। तभी स्नेहा ने हिचकिचाकर कहा, सर। आगे से आर्यन ने बिना नजर उठाकर कहा, क्या है? तभी स्नेहा ने झूठ बोलकर कहा, सर मुझे आज शाम को हाफ डे चाहिए। मेरा मेरा एक बहुत जरूरी कानूनी काम है। मुझे किसी से मिलने जाना है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन की नजरें लैपटॉप से हटकर स्नेहा पर टिक गई। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया कि ये लड़की किससे मिलने जा रही है? क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है? ये ख्याल आते ही आर्यन के जबड़े कस गए। उसके अंदर एक अजनबी सी जलन पैदा हो गई। तभी आर्यन ने कड़क आवाज में पूछा, कैसा कानूनी काम? तुम्हें सनराइज ग्रुप में आए अभी एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ और तुम्हें हाफ डे चाहिए? उसकी यह बात सुनकर आगे से स्नेहा ने नजर चुरा कर कहा, सर ये मेरी पर्सनल लाइफ का मैटर है। बस बस आज का दिन। इसके बाद मैं कभी छुट्टी नहीं मांगूंगी। ये बहुत जरूरी काम है। मुझे एक इंसान से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करना है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन के मन में उसने सोचा, रिश्ता खत्म करना है? इसका मतलब इसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसे आज ये ब्रेकअप करने जा रही है। ये सोचकर आर्यन को अंदर से एक अजीब सी राहत महसूस हुई। इसलिए आर्यन ने वापस अपना ध्यान लैपटॉप पर लगाकर कहा, ठीक है, तुम 4 बजे के बाद जा सकती हो, लेकिन कल सुबह 9 बजे मुझे मेरे डेस्क पर कल की मीटिंग की पूरी रिपोर्ट चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से स्नेहा ने तुरंत कहा, जी जी थैंक यू सर, मैं कल पूरा काम कर दूंगी। और ये कहकर वो कैबिन से बाहर निकल गई। तभी स्नेहा ने जाते ही आर्य ने वापस अपना फोन उठाया। देशमुख को कॉल करके कहा, देशमुख, सब तैयार है ना? 6 बजे द ग्रैंड ताज में। उस लड़की को बोल देना कि मुझे 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं है। मैं जाऊंगा, साइन करूंगा, और फिर मुझे उस लड़की की शक्ल दोबारा नहीं देखनी चाहिए। देशमुख ने आश्वासन देकर कहा, यस सर, बिल्कुल। वो लड़की 6 बजे वहां पहुंच जाएगी। नीति अपने सबसे बड़े खेल की बिसात बिछा चुकी थी। दोनों एक ही छत के नीचे थे। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे से मिलने के लिए छुट्टी ले रहे थे, लेकिन दोनों इस खौफनाक सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे कि वे जिस आजादी का इंतजार कर रहे हैं, वह आजादी उन्हें एक ऐसे तूफान में धकेलने वाली है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। इसी समय उधर 25वीं मंजिल के वॉशरूम में समीक्षा आईने के सामने खड़ी पागलों की तरह रो रही थी। उसका महंगा मेकअप आंसुओं की वजह से बहकर उसके चेहरे पर खौफनाक लकीरें बना चुका था। उसने मेकअप गुस्से में आईने पर हाथ मारकर कहा, स्नेहा, दो कोड़े की सड़क छाप लड़की, तेरी वजह से आज आर्यन सर ने पूरी कंपनी के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी, मुझे बर्बाद करने की धमकी दी। समीक्षा की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग जलने लगी थी। आर्यन मल्होत्रा से वो पंगा नहीं ले सकती थी, वो जानती थी, लेकिन वो स्नेहा को जिंदा नहीं छोड़ेगी।
समीक्षा ने फुपकार कर खुद से कहा। तो खुद को आर्यन सर की बहुत चहेती समझती है ना। आर्यन सर ने अपना कोट तुझे पहनाया, मैं देखता हूँ कि कोट तुझे कफन तक कैसे पहुंचाता है। ये बड़बड़ाते हुए उसने अपना फोन निकाला। कंपनी के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर मिस्टर रावत को कॉल किया, जो समीक्षा का बहुत पुराना चमचा था। पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था। समीक्षा ने फोन पर जहरीली आवाज में ऑर्डर देकर कहा, रावत, मुझे तुम्हारा एक काम चाहिए। ये नई लड़की स्नेहा आज जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले, इसके पीछे अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को लगा दो। मुझे इस लड़की की एक एक पल की खबर चाहिए। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या खाती है, सब कुछ। मुझे इसका कोई ऐसा गहरा राज चाहिए जिससे मैं आयरन सर की नजरों में इसे हमेशा के लिए गिरा सकूं। और अगर इसके पीछे कोई राज नहीं तो तुम राज बनाओगे, समझे? आगे से रावत ने हामी भरकर कहा, हो जाएगा मैम, आप चिंता मत कीजिए। उसकी ये बात सुनते ही समीक्षा ने फोन काटा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ आईने में अपने बर्बाद हो चुके चेहरे को देखा। आज शाम स्नेहा के साथ जो होने वाला था वो शायद समीक्षा की साजिशों से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर भी था। शाम के 5 बज चुके थे। सर्दियों की शुरुआत की वजह से इंदौर के आसमान में जल्द ही नारंगी और लाल रंग की छटा बिखरने लगी थी। स्नेहा ने अपना काम खत्म किया और अपनी डेस्क पर रखा अपना सामान समेटा और एक लंबी सांस ली। उसने सुबह जो जैकेट ड्राई क्लीन करवाई थी वो आयरन के कैबिन में सुरक्षित थी। स्नेहा ने अपना साधारण सा हैंडबैग उठाया और लिफ्ट की तरफ चल दी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। 1 साल का वो लंबा और घुटन भरा सफर आज खत्म होने वाला था। अपनी माँ के इलाज के लिए उसने अपनी जिंदगी का 1 साल एक ऐसे इंसान के नाम कर दिया था जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। स्नेहा ने खुद को तसल्ली देकर सोचा, आज के बाद मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। ना कोई झूठा बंधन, ना कोई मजबूरी। मैं सिर्फ अपनी माँ और अपने काम पर ध्यान दूंगी। वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकली और एक ऑटो रुकवाकर उससे कहा, भैया, द ग्रैंड ताज होटल चलना है, जल्दी चलिएगा। ठीक उसी समय सनराइज टावर की अंडरग्राउंड वीआईपी पार्किंग से आर्यन मल्होत्रा की काली रोल्स रॉयस बाहर निकली। गाड़ी की पिछली सीट पर आर्यन बैठा था। उसने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और अपनी आंखें मूंद ली। आज का पूरा दिन उसके लिए बहुत थका देने वाला था। सुबह की वो घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। जब उसने स्नेहा को रोते हुए अपने कपड़े छुपाते हुए देखा था, जो तो उसे दर्द तो हुआ था, वो उसे खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी आर्यन ने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो गया है? एक मामूली से इंटर्न के लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा हूं? वो सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय है। लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि स्नेहा सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है। स्नेहा में कुछ ऐसा था जो आर्यन को अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींच रहा था। उसका स्वाभिमान, उसकी सादगी और कल रात उसका वो खौफनाक ड्रग के नशे में मासूमियत से आर्यन को गले लगाना। आर्यन चाहकर भी उन पलों को भुला नहीं पा रहा था। तभी आर्यन के मन में उसने सोचा, खैर, आज ये फालतू का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हो जाएगा। उस लालची लड़की से मेरा मतलब साफ हो जाएगा जिसे ने मेरी दादी ने मेरे गले में बांधा था। उसके बाद शायद मैं स्नेहा के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकता हूँ। आर्यन ने मन ही मन यह फैसला कर लिया था। उसे लगा कि आज का दिन उसकी जिंदगी से एक कांटे को निकालकर एक गुलाब को बोने का दिन है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वो कांटा समझ रहा है और जिसे वो गुलाब समझ रहा है,
वो दोनों ही फूल के दो अलग अलग रूप हैं। द ग्रैंड ताज इंदौर का सबसे लग्जरी और प्राइवेट होटल था। इसके वीआईपी लाउंज में सिर्फ अरबपतियों और वीवीआईपी लोगों को जाने की इजाजत थी। शाम के 5:45 बज रहे थे। होटल के मेन गेट पर ऑटो आकर रुका। स्नेहा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और बाहर निकल गई। उसने अपने साधारण से फॉर्मल कपड़ों को थोड़ा ठीक किया। इतने बड़े और आलीशान होटल में जाते हुए उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो लंबी एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हुई। तभी लॉबी में खड़े एक रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक कर कहा, मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आगे से सनैना ने झिझक कर कहा, जी जी, मुझे वीआईपी लाउंज में जाना है। मेरी मिस्टर देशमुख, जो कि एक वकील हैं, उनके साथ 6 बजे की मीटिंग है। उसके बाद सुनकर आगे से रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपना टैब चेक करके कहा, जी जी मैम, मिस्टर देशमुख लाउंज नंबर में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इस लिस्ट से फर्स्ट फ्लोर पर जा सकती हैं। उसके बाद सुनकर आगे से स्नेहा ने धन्यवाद कहा और लेफ्ट की तरफ बढ़ गई। इसके ठीक 5 मिनट बाद आर्यन की रोल्स रॉयस होटल के शानदार पोर्च में आकर रुकी। होटल के जनरल मैनेजर से लेकर सारे स्टाफ आर्यन मल्होत्रा के स्वागत के लिए लाइन में खड़े हो गई। आर्यन अपनी वही पुरानी चिर परिचित ठंडी और घमंडी चाल के साथ गाड़ी से बाहर निकला। उसने काले रंग का चश्मा पहना था जो उसकी आंखों के तेज को छुपा रहा था। तभी मैनेजर के लंबे 90 डिग्री उसने सिर झुकाकर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। आर्यन ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधे वीआईपी लाउंज की तरफ जाने वाली अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं उधर लाउंज नंबर 3 एक बहुत ही शानदार, साउंड प्रूफ और बहुत बड़ा कमरा था। बीच में एक राउंड टेबल थी जिस पर डाइवोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। मिस्टर देशमुख अपने सूट में बैठे हुए फाइलें चेक कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और डॉक्यूमेंट्स के साथ स्नेहा अंदर दाखिल हुई। देशमुख ने अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, आइए आइए मिसेज मल्होत्रा। मिसेज मल्होत्रा, ये शब्द सुनकर स्नेहा को एक अजीब सी चुभन हुई। यह आखिरी बार था जब कोई उसे इस नाम से बुला रहा था। स्नेहा ने तुरंत कहा, नमस्ते सर। ये कहते हुए देशमुख के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी देशमुख ने पेपर्स को स्नेहा की तरफ खिसकास कर कहा, बस कुछ ही मिनटों की बात है, मिस्टर मल्होत्रा रास्ते में ही है। जैसे ही वो आते हैं आप दोनों को इन पेपर्स के आखिरी हिस्से में अपने साइन करने होंगे और उसके बाद कानूनी रूप से ये विवाह शून्य हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का बोनस कल सुबह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। उसके बाद सुनकर आगे से स्नेहा ने पेपर्स को देखा। उस पर आर्यन मल्होत्रा और स्नेहा वर्मा लिखा था। स्नेहा ने एक पेन उठाया और कागज को घूरने लगी। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन स्नेहा को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो बस अपनी आजादी को चाहती थी। तभी स्नेहा ने झिझक कर पूछा, सर, क्या मुझे सच में उनका इंतजार करना होगा? क्या मैं साइन करके नहीं जा सकती? मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। उसकी यह बात सुनकर आगे से देशमुख ने अपना चश्मा ठीक करके कहा, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आप दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में ही इन पेपर्स पर साइन करने होंगे और रजिस्ट्रार के सामने यह कबूल करना होगा कि आप यह तलाक अपनी मर्जी से ले रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर स्नेहा ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी नजरें झुका ली। ठीक है, एक आखिरी बार उस अजनबी का चेहरा देख ही लेती हूँ। तभी घड़ी की सुइयों ने 6 बजा दिए। तभी लाउंज नंबर 3 का भारी ओक की लकड़ी से बना दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। देशमुख तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। यह सुनते ही स्नेहा का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा
कि जैसे वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर उठानी शुरू की। तभी दरवाजे पर खड़ा ये शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका लंबा कद, उसके वो महंगे चमचमाते जूते, उसका वो चारकोर ब्लैक सूट, उसके चेहरे का वो तेज और गुरूर। स्नेहा की सांसें वहीं की वहीं अटक गई। उसके हाथों से पेन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खौफ, सदमे और भयानक अविश्वास में फैल गई। वो कोई और नहीं, आर्यन मल्होत्रा था, उसका बॉस। वही इंसान जिसने आज सुबह उसकी इज्जत बचाई थी। तभी आर्यन मल्होत्रा दरवाजा बंद करके अंदर मुड़ा। उसकी नजरें देशमुख पर थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, देशमुख, क्या वो लालची लड़की आ गई? आर्यन के शब्द उसके मुंह में जम गए। उसकी नजरें देशमुख के सामने बैठी जैसे ही उस लड़की पर पड़ी। उसको देखते ही आर्यन के कदम वहीं के वहीं रुक गई। उसका पूरा शरीर ऐसे सुन्न पड़ गया जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का झटका दे दिया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी हैरानी थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी। कुर्सी पर बैठी वो लड़की, वही सफेद क्रिप्स शर्ट, वही मासूम लेकिन सहमा हुआ चेहरा, वही खुली हुई जुल्फे, ये तो स्नेहा थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लाउंज में एक ऐसा जानलेवा और खौफनाक सन्नाटा छा गया जिस शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। समय जैसे रुक सा गया था। हवा का चलना, घड़ियों की टिक टिक, सब कुछ शांत हो गया था। आर्यन के दिमाग में एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। स्नेहा, ये यहां क्या कर रही है? उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, स्नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या चेतन ने तुम्हें किसी काम से यहां भेजा है? आर्यन के मुंह से बड़े मुश्किल से एक कांपती हुई आवाज में शब्द निकले। वहीं स्नेहा का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसके कानों में भयंकर सीटी बजने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कोई बुरा सपना है या हकीकत। उसने हकला कर कहा, सर आप, मैं तो यहाँ, मेरा डाइवोर्स। स्नेहा हकलाते हुए अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। तभी देशमुख, जो इन दोनों के बीच चल रही इस अजीबोगरीब कशमकश से बिल्कुल अनजान था, उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने हाथ रगड़ कर कहा, अरे मिस्टर मल्होत्रा, आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही हो। खैर, 1 साल से आप दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, तो ये लाजमी है। सर, ये रही आपकी पत्नी मिसेज स्नेहा आर्यन मल्होत्रा। और स्नेहा जी, ये रहे आपके पति मिस्टर आर्यन मल्होत्रा। मिसेज स्नेहा आर्यन मल्होत्रा। ये शब्द किसी परमाणु बम की तरह आर्यन और स्नेहा के दिमाग में फटे। आर्यन के पैरों के तले की जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उसकी तो पूरी ही दुनिया पलट गई थी। उसका दिमाग किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह तेजी से पीछे दौड़ने लगा। 1 साल पहले मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस, वो लकड़ी का टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था 2 करोड़ रुपए में शादी, विक्रम का उस लड़की को अंदर लाना, लड़की का मुंह दुपट्टे से ढका होना, मेरा फोन पर बिजनेस डील करना और बिना देखे साइन करना, और फिर आज के सारे घटनाक्रम। दादी का कहना कि उस नकली शादी वाली लड़की को छोड़ और स्नेहा पर ध्यान दे। स्नेहा का वो गजब का शराब पीना, कपूर से मेरी इज्जत बचाना, रात सुबह समीक्षा से उसका कपड़े फटना और मेरा अपना कोट उसे पहनाना। आर्यन का सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी। जिस लड़की को वो 1 साल से अपने गले की हड्डी समझ रहा था, जिस लालची औरत से वो छुटकारा पाना चाहता था, वो कोई और नहीं बल्कि वो वही लड़की थी जिसके लिए आज उसका पत्थर जैसा दिल धड़कने लगा था। स्नेहा ही उसकी पत्नी थी। दूसरी तरफ स्नेहा की हालत पागलों के जैसी हो रही थी। वो अपने बालों को
पकड़कर पीछे हटने लगी। स्नेहा ने रोते हुए बड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरे पति हैं। जिस इंसान ने मुझे वो ब्लैक कार्ड दिया, जिसने मेरी जान बचाई थी, वो आप थे, आर्यन सर। स्नेहा को याद आ रहा था कि 1 साल से वो इस आर्यन मल्होत्रा नाम के इंसान से कितनी नफरत करती थी। वो सोचती थी कि वो घमंडी कोई बूढ़ा या कोई इंसान ऐसा होगा जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब होगा। और जब वो सनराइज ग्रुप में आई तो आर्यन की क्रूरता देखकर उसे तो उससे नफरत भी हो गई थी। लेकिन आज सुबह आज सुबह जो हुआ था, उसने स्नेहा के दिल में आर्यन के लिए एक भगवान जैसी इज्जत पैदा कर दी थी। और अब वही इंसान उसका पति निकला। देशमुख इन दोनों के पसीने से तरबतर चेहरे और खौफनाक रिएक्शन को देखकर घबरा गया। सर, मैम, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या हम साइन करने की प्रक्रिया शुरू करें? चुप रहो देशमुख। आर्यन ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि देशमुख डर के मारे अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। आर्यन की आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ स्नेहा की तरफ जाने लगा था। स्नेहा डर के मारे पीछे हट रही थी, जब तक कि उसकी पीठ लाउंज के दीवारों से नहीं टकराई। आर्यन स्नेहा के बिल्कुल करीब आ गया। उन दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। आर्यन ने अपने दोनों हाथ स्नेहा के चेहरे के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए और उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। आर्यन की वो भेदने वाली नजरें स्नेहा की कांपती हुई आंसुओं से भरी आंखों में झांक रही थी। तभी आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम तुम मेरी पत्नी हो पिछले 1 साल से, और तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा? आर्यन की आवाज में एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भयंकर तूफान छुपा था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। तभी स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, मुझे मुझे सच में नहीं पता था सर। भगवान की कसम, मैंने उस दिन सर्टिफिकेट पर आपका चेहरा तक नहीं देखा, सिर्फ मल्होत्रा पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि सनराइज ग्रुप के मालिक आर्यन मल्होत्रा ही मेरे मेरे पति शब्द स्नेहा के गले में अटक गया। वहीं आर्यन बस उसे घूरता रहा। उसके अंदर भावनाओं का एक ऐसा बवंडर चल रहा था जिसे वो खुद काबू नहीं कर रहा था। गुस्सा, हैरानी या खुशी। हाँ, आर्यन के दिल में एक बहुत ही गहरे कोने में एक अजीब सी पागल कर देने वाली खुशी जन्म ले रही थी। जिस लड़की को वो अपनी कंपनी में अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था, वो कानूनी रूप से हकीकत में पूरी तरह से उसी की थी। उसे स्नेहा को पाने के लिए किसी से लड़ना भी नहीं था, क्योंकि स्नेहा पहले से ही मैरिज आर्यन मल्होत्रा से कर चुकी थी। लेकिन आर्यन का अहंकार अभी भी हावी था। आर्यन ने अचानक अपना हाथ दीवार से हटाया और मुड़कर देशमुख की डेस्क पर रखे उन डाइवोर्स पेपर की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके में वो सारे कागजात अपने हाथ में उठा लिए। ये देखकर देशमुख घबरा गया। उसने घबरा कर कहा, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको वहां नीचे साइन। लेकिन तभी पूरे लाउंज में कागज फटने की तेज आवाज गूंज उठी। स्नेहा की आंखें फटे की फटी रह गई। उसने देखा कि आर्यन मल्होत्रा ने अपने दोनों हाथों से उन डाइवर्स पेपर को बीच में से फाड़ दिया था। उसने उन्हें 2 टुकड़ों में किया, फिर 4, फिर 8, और तब तक फाड़ता रहा जब तक वो कागजात पिछले के छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं हो गए। वहीं देशमुख अपने सिर पर हाथ रखकर खड़ा रहा। उसने हैरान होकर कहा, सर, आपने ये क्या किया है? ये लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। अब आपको डाइवोर्स कैसे मिलेगा? तभी आर्यन ने उन कागज को टुकड़ों को हवा में उड़ा दिया। वो टुकड़े बर्फ के फाहों की तरह पूरे कमरे में बिखर गए। उसके बाद आर्यन धीरे से मुड़ा।
उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी खतरनाक, पजेसिव और खूंखार मुस्कान थी। उसकी आंखें सीधे स्नेहा पर गड़ी थी, जो दीवार से चिपकी हुई कांपने लगी थी। तभी आर्य ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, डाइवोर्स? किस बात का डाइवोर्स? देशमुख, क्या तुम्हें मैं पागल नजर आता हूं जो मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा? ये कहते हुए उसकी आवाज में एक ऐसा गुरूर था जो सिर्फ एक राजा में होता है। वहीं उसकी यह बात सुनकर स्नेहा का दिल बुरा लगभग रुक सा गया था। अपनी बीवी। तभी आर्यन धीरे धीरे चलकर स्नेहा के पास फिर आया। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर बहुत ही नजाकत से, लेकिन एक अधिकार के साथ स्नेहा के गाल को छुआ। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंसू आर्यन की उंगलियों पर गिर पड़े। आर्यन ने स्नेहा के कान के पास झुककर बहुत ही मादक और डरावनी आवाज में फुसफुसाकर कहा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है मिसेज मल्होत्रा, और अब असली शादी शुरू होगी। तुम इस आर्यन मल्होत्रा की पत्नी हो, और अब तुम दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि तुम खुद भी, मुझसे यह हक नहीं छीन सकती हो। वहीं उसकी ये बात सुनकर स्नेहा के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो आर्यन की बाहों में गिर पड़ी। नियति ने अपना सबसे बड़ा पासा फेंक दिया था। डाइवोर्स के लिए आए दो लोग अब हमेशा के लिए एक दूसरे के जुनून, प्यार और एक खतरनाक सफर में बंध चुके थे, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्नेहा के पैरों की सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। उसके दिमाग की नसें इस खौफनाक और चौंका देने वाले सच का बोझ नहीं सह पाई। आर्यन मल्होत्रा ही मेरा पति है। ये शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और एक बेजान गुड़िया की तरह पीछे की ओर गिरने लगी। लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही आर्यन के फौलादी हाथों ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। स्नेहा का सिर आर्यन की चौड़ी छाती पर आ गिरा। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता था। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, स्नेहा। आर्यन की आवाज में एक अजनबी सी तड़प थी। उसने स्नेहा के गालों को थपथपाया, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वकील देशमुख, जो अभी उन फटे हुए डिवोर्स पेपर को टुकड़ों को हवा में उड़ते हुए देख रहा था, वो डर के मारे कांपने लगा। उसने कांप कर कहा, सर, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैडम को। तभी आर्यन ने उसे घूर कर ऐसी दहाड़ लगाई कि देशमुख 2 कदम पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी जबान बंद रखो देशमुख। आज इस कमरे में जो भी हुआ है, अगर इसका एक भी शब्द इस कमरे से बाहर गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वकालत को इस जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गए तो? आर्यन की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। तभी देशमुख ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, जी जी बिल्कुल सर, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी बाहों में बेहोश पड़े स्नेहा को देखा। उस क्रिप्स सफेद शर्ट में उसका मासूम चेहरा, उसकी बंद आंखें, उसकी हल्की हल्की चलती सांसें। आर्यन के दिल में एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा था जिसे वो खुद भी नहीं रोक पा रहा था। उसने बिना कोई और बात किए स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया। वो स्नेहा को अपनी गोद में ली। उस वीआईपी लाउंज से बाहर निकला। द ग्रैंड ताज के स्टाफ और वहां मौजूद लोग देश के सबसे बड़े अरबपति आर्यन मल्होत्रा को एक लड़की की गोद में उठाकर लेकर जाता हुआ देख रही थी। लेकिन आर्यन के चेहरे पर खौफनाक और हत्यारा भाव देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई शब्द भी पूछ सके या कोई तस्वीर खींच सके। आर्यन के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत चारों तरफ से घेरा बना लिया। किसी को भी उनके करीब नहीं आने दिया। आर्यन सीधा अपनी रोल्स रॉयस के पास पहुंचा। उसने बहुत ही नजाकत से स्नेहा को पिछले सीट पर लेटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। स्नेहा का सिर अभी भी आर्यन की गोद में था। आर्यन ने ड्राइवर को कड़क आवाज में ऑर्डर देकर कहा, गाड़ी सीधा मल्होत्रा मेंशन ले लो और डॉक्टर खन्ना को कॉल करो।
कहो कि वो अगले 10 मिनट में मेंशन पहुंच जाए। इसी के साथ गाड़ी हवा से बात करते हुए होटल से बाहर निकल गई। रास्ते भर आर्यन बस स्नेहा के चेहरे को निहारता रहा। उसका तेज और शातिर बिजनेस माइंड अभी भी इस इत्तेफाक को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। 1 साल पहले दादी की जिद, हॉस्पिटल का वो दिन, विक्रम का एक मजबूर लड़की को ढूंढ कर लाना। आर्यन ने स्नेहा के बालों को बहुत ही कोमलता से सहलाकर फुसफुसा कर कहा, तुम ही मेरी पत्नी हो, जिस लड़की को मैं पूरी दुनिया से बचाना चाहता था, जिस लड़की ने कपूर की उस पार्टी में मेरे लिए जहर पी लिया, जिसने आज सुबह उस घटिया समीक्षा के ताने सहे, वो लड़की कानूनी रूप से हकीकत में पूरी तरह से मेरी है। आर्यन के होठों पर एक ऐसी पजेसिव और खूंखार मुस्कान तैर गई जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। आर्यन मल्होत्रा जो हर चीज को पसंद जो उसको आ जाती थी वो उसे हासिल कर कर दम लेता था। तो अब तो स्नेहा पहले से ही उसकी थी। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई डाइवोर्स पेपर, यहाँ तक कि खुद स्नेहा भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी शहर के सबसे पोश इलाके में स्थित एक विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर सोने के अक्षरों में मल्होत्रा मैंशन लिखा था। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी को देखते ही तुरंत गेट खोल दिए। यह कोई साधारण घर नहीं था, एक जीता जागता रहस्यमयी महल था। 10 एकड़ में फैला ये मैंशन किसी शाही रियासत के जैसा लग रहा था। चारों तरफ इटालियन मार्बल, फव्वारे, महंगी गाड़ियां और एक भयंकर खामोशी जो इस घर की ताकत को बयां करती थी। गाड़ी पोर्टिको में रुकी। आर्यन ने खुद दरवाजा खोला और स्नेहा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। घर के अंदर का सारा स्टाफ आर्यन को इस तरह एक लड़की को गोद में उठाकर लाता हुआ देखकर हैरान रह गया था। आर्यन ने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे उस विशाल घुमावदार सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो पहली मंजिल की तरफ जाती थी। तभी एक जानी पहचानी भारी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, आर्यन। यह आवाज सुनकर आर्यन ने अपनी जगह पर कदम रोक लिए। उसने मुड़कर देखा। कल्याणी मल्होत्रा यानी उसकी दादी अपनी छड़ी के सहारे हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरी, विजयी और संतुष्ट मुस्कान थी। तभी आर्यन ने अपनी बाहों में स्नेहा को और कसकर कहा, दादी। दादी धीरे धीरे चलकर आर्यन के पास आई। उन्होंने स्नेहा के बेहोश चेहरे को देखा और उनके चेहरे पर एक असीम ममता छा गई। उन्होंने प्यार से स्नेहा के सिर पर हाथ फेरा। दादी ने बहुत ही शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, तूने आखिर अपनी पत्नी को इस घर में कदम रखवा ही दिया आर्यन। मुझे लगा था कि तेरा वो अहंकार आज भी तुझे अंधा कर देगा और तू डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगा। उनकी ये बात सुनकर आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरान होकर कहा, दादी, आपको आपको पता था? तभी आगे से दादी ने एक हल्की सी हंसी हंसकर कहा, मैं कल्याणी मल्होत्रा हूं आर्यन। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं जानती हूं तेरी उस नकली शादी के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि स्नेहा को अपने हाथ से मत जाने देना। क्या तुझे सच में लगता था कि मुझे नहीं पता होगा कि जिसे मैंने मॉल में बचाया वो मेरी ही बहू है? मैंने तो बस तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाने की एक चाल चली थी। मुझे पता था कि जब तुम दोनों बिना उस पति पत्नी वाले ठप्पे के एक दूसरे से मिलोगे, तभी तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनेगी। उनकी ये बात सुनकर आर्यन अवाक रह गया। उसकी दादी ने उनके लिए इतना बड़ा खेल खेला और उसे भनक तक नहीं लगी। तभी दादी ने डांट कर कहा, अब तो यहाँ खड़ा मुझे क्यों घूर रहा है? मेरी बच्ची को ऊपर कमरे में ले जा। और हाँ, ये उसका घर है, अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर खन्ना को मैंने पहले ही ऊपर भेज दिया है। उनकी ये बात सुनकर आर्यन ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और स्नेहा को लेकर अपने पर्सनल बेडरूम की तरफ चला गया। ऐसे ही रात के 9 बज चुके थे। तभी स्नेहा की आंखें
धीरे से खुली। उसने अपने सिर में एक हल्का सा भारीपन महसूस किया। उसने एक लंबी सांस ली। उसे जिस गद्दे और रेशमी चादर का एहसास हो रहा था वो इतना मुलायम था, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो बादलों में लेटी हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक विशाल झूमर था जो हल्की हल्की पीली रोशनी बिखेर रहा था। कमरे का फर्नीचर, पर्दे, पेंटिंग्स, सब कुछ इतना शाही विलासिता से भरा था कि स्नेहा को लगा कि वो अभी कोई सपना देख रही है। तभी उसकी नजर कमरे की कांच की खिड़की के पास रखी एक सिंगल सोफा चेयर पर पड़ी। वहां आर्यन मल्होत्रा बैठा था। उसने अपने कोट की जैकेट उतार दी। अपनी सफेद शर्ट की आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी और वो हाथ में विस्की का गिलास लिए हुए था। जो वो पी नहीं रहा था, बस उसे घुमा रहा था। उसकी गहरी भेदने वाली नजरें बिना पलक झपकाए स्नेहा पर टिकी हुई थी। आर्यन को देखते ही स्नेहा के दिमाग में आज शाम का वो खौफनाक मंजर बिजली की तरह गूंज गया। मिसेज आर्यन स्नेहा मल्होत्रा। देशमुख की आवाज उसके कानों में फिर से गूंज गई। स्नेहा एक झटके में बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो खौफ से कांपने लगी। स्नेहा ने घबराकर कमरे के चारों तरफ देखकर कहा, मैं मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? मुझे मुझे मेरे घर जाना है। मेरी माँ। तभी आर्यन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सुरक्षित है स्नेहा। आर्यन की वो भारी और गहरी आवाज कमरे की शांति को चीरती हुई गूंज गई। आर्यन ने अपना गिलास टेबल पर रखा। बहुत ही धीमी गति से आगे कहा, मैंने तुम्हारे घर पर अपने सबसे अच्छे गार्ड्स और एक मेडिकल टीम भेज दी है। तुम्हारी माँ का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं उसको अपनी जगह से स्नेहा बिस्तर के पास से खिसकने लगी। उसने घबरा कर कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। आज हमारा डिवोर्स होने वाला था ना। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मैंने आपका वो 1 करोड़ रुपए बोनस भी नहीं मांगा। मुझे बस आजादी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर आर्यन बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर आकर रुक गया। उसकी आंखों में वो खतरनाक और पजेसिव चमक फिर से लौट आई थी। आर्यन ने एक जहरीली और क्रूर मुस्कान के साथ कहा, कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्नेहा? वो जो मैंने आज शाम को देशमुख के सामने फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। वहीं उसकी यह बात सुनकर स्नेहा की सांसें अटक गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन लेकिन वो तो एक डील थी। आपने खुद कहा था कि 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। आपने अपनी दादी को दिखाने के लिए वो झूठी शादी की थी ना। मैंने अपनी माँ की जान बचाने के लिए। ये कोई असली रिश्ता नहीं था। तभी आर्यन अचानक आगे बढ़ा। उसने बिस्तर पर झुककर अपने दोनों हाथ स्नेहा के शरीर के दोनों तरफ गद्दे पर टिका दिए। उसे पूरी तरह से अपने घेरे में कैद कर लिया। आर्यन का चेहरा स्नेहा के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। स्नेहा आर्यन की तेज सांसों और उसकी मर्दाना खुशबू को महसूस कर सकती थी। आर्यन ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, तुम सही कह रही हो स्नेहा। वो एक डील थी, एक झूठा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वो तब तक था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों के पीछे तुम्हारा चेहरा है। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा डर से सिकुड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं आर्यन की आवाज में एक ऐसा अजीब सा जुनून और पागलपन था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, जिस दिन तुमने कपूर की उस पार्टी में मेरे लिए वो 3 वाइन की बोतलें पी थी, जिस दिन तुमने मेरी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसी दिन तुमने मेरे अंदर के उस आर्यन मल्होत्रा को बदल दिया था। और आज सुबह जब उस घटिया समीक्षा ने तुम्हारे कपड़ों पर हाथ डाला तो मुझे जो दर्द हुआ, उसने मुझे ये बता दिया कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो। ये कहते हुए आर्यन ने अपना हाथ उठाया। स्नेहा के आंसुओं से भीगे गाल को बड़े ही कोमलता से छुआ। उसका स्पर्श स्नेहा के शरीर में एक सिरहन पैदा कर रहा था।
आर्यन ने फुसफुसा कर कहा, तुम मेरी हो स्नेहा। तुम इस आर्यन मल्होत्रा की कानूनी पत्नी हो, और ये इंसान जो एक बार अपनी बात बार कोई चीज मान लेता है तो उसे मौत के अलावा और कोई नहीं रोक पाता। तभी स्नेहा ने नाराजगी जताकर कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आपने। यह कहते हुए स्नेहा ने आर्यन की छाती पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन आर्यन एक इंच भी नहीं हिला। तभी आर्यन ने उसे टोक कर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या बताओगी पुलिस को? यही कि तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारे घर ले आया है। हमारे पास लीगल मैरिज सर्टिफिकेट है स्नेहा। पूरी दुनिया की नजरों में, कानून की नजरों में तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम यहां से भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पाताल में भी ढूंढ कर निकालूंगा। उसकी यह बात सुनकर स्नेहा बुरी तरह से टूट गई। वो घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रोने लगी। 1 साल तक जिस आजादी का उसने सपना देखा था, वो आजादी आज एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत सोने के पिंजरे में तब्दील हो गई थी। आर्यन को उसे रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे जाने भी नहीं दे सकता था। उसने स्नेहा के बालों को प्यार से सहलाकर ऑर्डर देकर कहा, रोना बंद करो स्नेहा। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हें इस घर में एक महारानी की तरह रखा जाएगा, लेकिन तुम इस घर से बाहर कदम तभी रखोगी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कल सुबह से तुम मेरे साथ सनराइज ग्रुप के ऑफिस चलोगी, इंटर्न के तौर पर नहीं, बल्कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी और मेरी पत्नी के तौर पर। आर्यन ने अपना हुक्म सुनाया। तभी स्नेहा ने रोकर जिद करके कहा, मैं किसी के सामने ये नहीं मानूंगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं ऑफिस में सिर्फ काम करने जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती सबको बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, ये शब्द सुनते ही आर्यन की आंखों में एक पल के लिए खौफ छा गया। वो स्नेहा को खोना नहीं चाहता था। तभी आर्यन ने थोड़ा पीछे हटकर कहा, ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मैं मान लेता हूँ। ऑफिस में तुम मेरी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर रहोगी। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे केबिन में मेरी नजरों के सामने रहोगी। ये मेरी शर्त है। अब स्नेहा के पास हार मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए और सिर हिला दिया। अगली सुबह सनराइज ग्रुप का हेड ऑफिस अपनी उसी तेज रफ्तार के साथ खुला हुआ था। 25वीं मंजिल पर बैठे सभी कर्मचारी कल के उस भयंकर घटना के बारे में फुसफुसा रहे थे। जब आर्यन सर ने समीक्षा की पूरी तरह से बेइज्जती की और स्नेहा को बचा लिया था। समीक्षा आज ऑफिस में बड़ी जल्दी आ गई थी। उसका चेहरा कल रात भर रोने की वजह से सूजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जहरीली आग थी। वो कल आर्यन के हाथों हुए अपनी जलालत को भूल नहीं पाई थी। तभी उसका पालतू सिक्योरिटी हेड रावत उसके कैबिन में दबे पांव दाखिल हुआ। रावत ने एक फाइल समीक्षा की टेबल पर रख कर कहा, मैम मैम मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। तभी आगे से समीक्षा ने चिढ़कर पूछा, क्या है इसमें? मैंने तुमसे उस स्नेहा की कोई गंदी सच्चाई पता लगाने को कहा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से रावत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैम मैम खबर गंदी तो नहीं है, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली है। कल शाम स्नेहा द ग्रैंड ताज होटल के वीआईपी लाउंज में गई थी। उसकी यह बात सुनकर समीक्षा की भवें तन गई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, तो इसमें क्या खास बात है? तभी रावत ने खुलासा करके कहा, खास बात यह है मैम कि ठीक उसी समय आर्यन सर भी उसी वीआईपी लाउंज में गए थे और दोनों एक ही कमरे में थे। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि वो दोनों वहां क्या कर रहे थे, लेकिन एक मामूली सी इंटर्न का आर्यन सर के साथ इतने प्राइवेट होटल में मिलना दाल में कुछ काला नहीं, पूरी
दाल ही काली है मैडम। उसके ये बात सुनकर समीक्षा की आंखों में एक भयंकर शैतानी चमक आ गई। उसने अपना ब्रह्मास्त्र उसे मिल चुका था। समीक्षा ने जोर से हंसकर कहा, हो, तो ये बात है। ये सती सावित्री दिखने वाली स्नेहा असल में आर्यन सर को फंसाने वाली एक बहुत ही शातिर गोल्ड डिगर है। ये आर्यन सर को ब्लैकमेल कर रही होगी या उनके साथ कोई घटिया खेल खेल रही होगी। इसी वजह से कल आर्यन सर ने मुझे डांटा था, क्योंकि ये लड़की कोई जादू कर रही है। समीक्षा ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाकर कहा, अगर मैं पूरे ऑफिस के सामने, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इस लड़की का पर्दाफाश कर दूं, तो आर्यन सर को भी मजबूरी में इसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। आर्यन सर अपनी कंपनी के रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। ये प्लान बनाकर समीक्षा अपनी फाइल उठाकर तेजी से बाहर निकली। आज उसे हर हाल में स्नेहा को बर्बाद करना था। ठीक सुबह के 9 बजे सनराइज टावर के मेन गेट पर आर्यन मल्होत्रा की रेल रोल्स रॉयस आकर रुकी। रिसेप्शन से लेकर लिफ्ट तक हर जगह सन्नाटा छा गया। आर्यन गाड़ी से बाहर निकला। उसने आज बड़ी शार्प लाइट रंग का सूट पहना था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। गाड़ी के दूसरी तरफ से स्नेहा बाहर निकली। आर्यन ने उसे अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट के तैयार करवाया था। स्नेहा ने आज एक बहुत ही एलिगेंट और क्लासिकल पेस्टल पिंक रंग का फॉर्मल सूट पहना था, जो उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती दोनों को निखार रहा था। उसके बाल एक परफेक्ट बन के अंदर बंधे हुए थे। वो दोनों अपने ही ख्यालों में अंदर की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज समीक्षा कुछ और ही कहानी यहाँ पर रचने वाली थी। लेकिन देखने की बात यह थी कि क्या समीक्षा अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी। क्या वो सबके सामने जलालत फील करवा पाएगी स्नेहा को, या फिर आज उस समीक्षा की ही छुट्टी हो जाएगी। जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 1-2 दिन में हमारी नई कहानी शुरू हो जाएगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके अपना योगदान देते रहें।